गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम अपना पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी नेचर ऑफ पार्टनरशिप और डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। बट जब हम टेक्निकली बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं कि एक फॉर्मल मैनर क्या होता है जिससे पार्टनरशिप आपका एग्जिस्टेंस में आता है, वो क्रिएट कैसे होता है, वो जो टॉपिक है हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक पार्टनरशिप है वो फॉर्म कैसे होती है, फिर पार्टनरशिप के फॉर्म होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है। जब हम पार्टनरशिप की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जनरली हम क्या सोच सकते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स होने चाहिए। तो पार्टनर्स कैसे, मतलब कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। जब पार्टनर्स के टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली पार्टनरशिप के भी कुछ टाइप्स होते होंगे। ऐसा नहीं है कि एक जनरल पार्टनरशिप ही फॉर्म होती है, उसके भी टाइप्स होते हैं जो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन एक पार्टनरशिप का कैसे होता है, क्यों रजिस्ट्रेशन कराने की हमें ज़रूरत पड़ती है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये जो है वो हम आज अपने पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। जब फॉर्मेशन की बात आती है तो पिछली बार भी जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमने फॉर्मेशन ही एक्चुअली पढ़ा था कि ये अगर पांचों एसेंशियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। उसी को फर्दर आगे हम डिस्कस करते हैं। दो चीज़ें हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो हम आज फिर से देखेंगे। पहला जो होता है, जब आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो उसमें म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है और अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। बेसिकली जो पार्टनरशिप होती है वो पूरा आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है, आपके म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और आपके फेथ पे डिपेंड करती है। जब दो लोग मिल के एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम ये बिज़नेस आगे कैरी करेंगे और उसके प्रॉफिट्स को हम शेयर करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में फेथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे को लेके। अगर वो फेथ और कॉन्फिडेंस उनके बीच में मिसिंग होता है तो वो पार्टनरशिप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। दूसरा हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी होती है बेसिकली, जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के लिए एजेंसी की तरह काम करती है। पार्टनर्स उसके प्रिंसिपल होते हैं। सेकेंडली जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी पार्टनरशिप के लिए, जो फर्म है उसके लिए एक एजेंट की तरह काम करते हैं और पार्टनरशिप फर्म उनके लिए प्रिंसिपल होती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल का रोल प्ले करते हैं। तो इनके बीच में, म्यूचुअल एजेंसी के बीच में भी यही होता है कि आपके बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप ना तो फॉर्म हो सकती है, अगर फॉर्म हो भी जाएगी तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेगी। ठीक है, एक तो आपका ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। दूसरी, जब हम बात करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में अगर पार्टनरशिप को पढ़ रहे हैं तो एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए उसमें पूरे एसेंशियल एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए आपके, जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए होते हैं। वो हम पहले से ही जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पार्टी साउंड माइंड की होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल नहीं होना चाहिए या प्रोहिबिटेड ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी एलिमेंट मिसिंग है तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाएगी। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। अब थर्ड हम बात करते हैं, जो हम पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा है, अब हम वो पढ़ेंगे। जैसे जो थर्ड चीज़ होती है आपकी, होती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप राइट एंड ऑब्लिगेशंस की बात करते हो पार्टनर्स की। आपने पार्टनरशिप बनाई। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो नहीं है कि
कोई उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो जब आप कोई किसी चीज़ को लॉ से इन्फोर्स कराना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने सेग्रीगेट कर दें राइट एंड ड्यूटीज़ को और पहले से ही मेंशन कर दें, तो वो लॉ से इन्फोर्स कराना फिर इजी हो जाता है। इसलिए हम पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड में वही सब राइट एंड ऑब्लिगेशंस लिखे जाते हैं पार्टनर्स के कि इनके क्या क्या राइट्स हैं, इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है, क्या रेशियो रहेगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम बात करते हैं आपकी पार्टनरशिप डीड में। फिर बात आती है आपके रजिस्ट्रेशन की। हालांकि आपके जब हम पार्टनरशिप एक्ट की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं किया गया है, ठीक है। हम सेपरेट भी पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे हम 4 बेसिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। इन पार्टनरशिप डीड के बारे में हम एक अलग से भी पढ़ेंगे और रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं ब्रीफली बता रही हूँ, रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी उस टाइम हो जाता है जब आपको अपने राइट्स को इन्फोर्स कराना होता है। क्योंकि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं कराया है तो आप लीगली अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकते, कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन भी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि कंपलसरी नहीं है बट रिक्वायर्ड है, आपको कराना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या होती है, ये असेंशियल एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम फॉर्मेशन के लिए। तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली होती क्या है, तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन्स रिस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। जो भी पार्टनर्स हैं उनके जितने भी राइट्स होंगे आपकी पार्टनरशिप में वो आप लिखते हो, ऑब्लिगेशंस लिखते हो। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी क्लियर नहीं है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके बीच में राइट्स को लेके, आपके ड्यूटीज़ को लेके, ठीक है। जब आप उन चीज़ों को पहले से ही क्लियर करके हैं तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और अपना काम आप क्लियरली कर सकेंगे और पार्टनरशिप भी आपकी स्मूथली चलती रहेगी। जब पार्टनरशिप डीड की बात होती है तो पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होती है कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड आप बना रहे हो वो आपकी साइंड होनी चाहिए, सारे पार्टनर्स उस पर साइन करेंगे, प्लस वो स्टाम्प होनी चाहिए, ठीक है। स्टाम्प अंडर इंडियन स्टाम्प एक्ट होनी चाहिए। नोटेरी से उसको आप स्टाम्प कराओगे या नोटिफाई कराओगे, जो भी है प्रोसीजर वो आपको कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपकी जो कॉपी ऑफ डीड है वो हर पार्टनर को आप दोगे। अगर आपकी पार्टनरशिप में 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर के पास आपकी ये कॉपी होनी चाहिए आपकी डीड की। प्लस जो आपकी डीड होती है वो कहाँ पे यूज़ आती है, बेसिकली जब हम डीड बना रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट हम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो मेजरली आपका जब काम आता है वो आता है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। जब आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं रजिस्ट्रेशन का, आप अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जो अपनी पार्टनरशिप डीड है वो भी सबमिट कराते हो रजिस्ट्रार को, पार्टनरशिप को, आपकी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। तो साइंड होनी चाहिए, स्टाम्प्ड होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए आपके पार्टनर्स के पास, सबके पास सारे पार्टनर्स के साइन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 हैं तो 3 ही साइन कर रहे हैं, मेजर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऑल जितने पार्टनर्स हैं वो सब साइन करेंगे और रजिस्ट्रार को आप इसकी एक कॉपी देते हैं जब आप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब, ठीक है। कंटेंट्स की अगर बात करें कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, तो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स वही होते हैं, क्या होंगे अगर हम जनरली सोचें तो क्या हो सकते हैं, वही हो सकते हैं कि भाई आपका जो पार्टनरशिप फर्म का नेम है वो मेंशन करोगे, एड्रेस प्लेस मेंशन करोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप कहाँ कराते हैं, जिस प्लेस पे आपका जो पार्टनरशिप का ऑफिस है, जहाँ बिजनेस कंडक्ट करते हो आप, उसी प्लेस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो। तो आप प्लेस या एड्रेस मेंशन करोगे आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो भी है, लाइक मतलब जयपुर में है तो वो एड्रेस आप मेंशन करते हो आपकी डीड में भी। कितने पार्टनर्स हैं सबका नेम मेंशन किया जाता है, उनके एड्रेस मेंशन किए जाते हैं। फिर उसके बाद कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, किस प्रोपोर्शन में वो शेयर करेंगे,
वो मेंशन करते हैं। अगर कोई रेम्यूनरेशन पे काम कर रहा है तो वो मेंशन किया जाता है। रिटायरमेंट का प्रोसीजर या फिर एडमिशन का प्रोसीजर हुआ या फिर डिस्पोजल का डिसोल्यूशन का प्रोसीजर हुआ, तो ये सब चीज़ें आपकी डीड में मेंशन की जाती हैं। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है आपकी पार्टनरशिप का, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपने मेंशन करा रखी हैं, स्टाम्प्ड है आपका डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक एविडेंस है आपके पास आपकी पार्टनरशिप का कि आपने ये पार्टनरशिप फॉर्म की हुई है, इसमें ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपके पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। अब हमने बात कर ली कि पार्टनरशिप डीड हमने बना ली, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। लेकिन जब हम बात करें कि क्या पार्टनरशिप आपने एक बार बना ली तो कभी भी उसको आप डिज़ोल्व कर सकते हो या फिर वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलती रहती है, तो उसके लिए जो आपका सेक्शन 7 है और आपका सेक्शन 8 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो बताता है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, उसमें 2 काइंड बताए गए हैं बेसिकली कि आप ये भी कह सकते हो कि वो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप कह सकते हो या ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप में बेसिकली यही है कि कितने टाइम के लिए फॉर्म हो रही है या फिर किसी स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्म हो रही है या फिर जनरल ही आप एक पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हो, मेंशन नहीं कर रहे हो आपका कोई स्पेशल पर्पस या फिर आप अपना स्पेशल टाइम मेंशन नहीं कर रहे हो। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे आपके पार्टनरशिप को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में। जो आपका सेक्शन 7 है वो बताता है पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल का क्या मतलब है, वो आपका सेक्शन 7 कहता है कि आपने जो अपनी पार्टनरशिप बनाई, मान लो आपने डीड बनाई आपकी पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप आप फॉर्म कर रहे हो, आपने वहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए अपनी पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हो। जब आप मेंशन नहीं कर रहे हो कि आप कितनी ड्यूरेशन के लिए अपनी पार्टनरशिप को फॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे वो आपकी विल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। वहाँ आपकी विल होती है, आप अपने आपकी विल पे उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। मान लीजिए आपने टाइम मेंशन नहीं किया है, 6 महीने बाद ही आपको लगता है कि अब आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते हैं, तो 6 महीने बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हो। दूसरी अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो वो आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। सेक्शन 8 में आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप दिया गया है। ये जो आपकी पार्टनरशिप है वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन मेंशन करती है अपनी डीड में, या फिर एक स्पेशल अंडरटेकिंग या वेंचर की बात करती है। ठीक है, आप टाइम बता दोगे कि 1 साल के लिए हम ये काम करेंगे साथ में और प्रॉफिट शेयर करेंगे, या फिर आप बता दोगे कि ये हमारा काम है, ये काम जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारी पार्टनरशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका ड्यूरेशन ख़त्म होगा या फिर जैसे ही आपका पर्पस कंप्लीट होता है, वैसे ही आपकी जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। इन केस आप उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो उस पीरियड के फर्दर भी, अगर आपने 1 साल की बनाई थी, आप चाहते हैं कि आप उसको आगे भी कंटिन्यू करें, तो आपकी जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी पार्टनरशिप एट विल पे। ठीक है, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप नहीं रहती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उसको आप कंटिन्यू रखते हो, उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है वो अपने आप, उसके लिए आपको नोटिस या कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम पार्टनरशिप एट विल की बात करते हैं तो उसमें जब आपको डिसॉल्व करना होता है तो आपको पार्टनर्स को नोटिस देना होता है। यहाँ पे आप नोटिस दोगे सारे पार्टनर्स को, उसके बाद ही डिसोल्यूशन हो पाता है आपकी फर्म का। लेकिन यहाँ पे आपको कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपकी पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपकी ये पार्टनरशिप इस पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि आपकी मूवीज़ बनती हैं, मूवीज़ जैसे ही बन जाती हैं वो
उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसी पार्टनरशिप में काम करते हैं। जैसे ही मूवी कंप्लीट हो जाएगी वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली वहीं ख़त्म हो जाती है। सेकंड कोल माइन का है, मान लीजिए आपने माइनिंग के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे ही वो माइनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आपकी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बात हो गई हमारी कि पार्टनरशिप में ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली उसको कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या पार्टनर्स एक ही नेचर के होते हैं? तो पार्टनर्स को भी हमने 6 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी है हम 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो आपका वो जो सबसे पहला पार्टनर होता है वो एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर होता है, ठीक है। ये आपका फुल फ्लैज पार्टनर होता है। अब जब हम एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर की बात करते हैं तो जो आपका एक्चुअल पार्टनर होता है बेसिकली वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉफिट में शेयर रखता है, लॉस में भी शेयर रखता है और उसके बाद वो एक्टिव पार्ट भी लेता है, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस चल रहा है सारे बिजनेस में उसका एक्टिव पार्ट भी होगा और उसकी वॉइस भी होती है, कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन होता है तो उसमें मीन्स मतलब ये एक वैसा पार्टनर होता है जो एक्चुअली पार्टनरशिप में काम कर रहा होता है। हम इसको अलग से इसलिए बता रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बताने की क्या ज़रूरत है, अगर पार्टनर है तो काम तो करेगा ही। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप में एक ऐसे टाइप के पार्टनर्स भी होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं जिनका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कैपिटल का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों ही चीज़ें नहीं करते हैं। इसलिए हमने सेग्रीगेट कर दिया है कि पार्टनर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग या फिर मैनेजमेंट में डिसीजंस के अकॉर्डिंग। तो एक्टिव पार्टनर एक्चुअली वो पार्टनर होता है, इसको एक्चुअल पार्टनर भी इसलिए कहा जाता है जो फुल फ्लैज पार्टनर होता है, पूरा काम देखता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, जो भी है सारे डिसीजन ये लेते हैं, ये जो पार्टनर एक्टिव पार्टनर्स होते हैं वो। अगर हम आप दूसरे पार्टनर की बात करें तो वो आपका स्लीपिंग पार्टनर या डोमेंट पार्टनर होता है, ठीक है। जब हम स्लीपिंग पार्टनर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये एक्टिव पार्ट ले रहे थे, पब्लिक को सबको पता होगा कि ये पार्टनर है, मान लीजिए XYZ फॉर्म के पार्टनर हैं, 3 पार्टनर। जब हम स्लीपिंग पार्टनर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपके XYZ पार्टनर थे और AB पार्टनर था, लेकिन जो बाहर लोग हैं, पब्लिक हैं, उनको नहीं पता कि AB पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, तो ये एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर जो है वो बेसिकली वो होते हैं जिनकी नॉलेज जो है, जिनका नेम जो है वो डिस्क्लोज्ड नहीं किया जाता है जनरल पब्लिक को, ठीक है। ये चाहे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनका हो सकता है पार्टनरशिप में और नहीं भी हो सकता है, ये कोई एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं आपकी पार्टनरशिप में। अगर हम बात करें कि फिर आप सोचोगे कि भाई ऐसा पार्टनर आप रख ही क्यों रहे हो, ठीक है। कुछ तो बेसिकली क्लाइंट्स के लिए होता है, ठीक है। हो सकता है कि इनका कोई गुडविल ऐसा अच्छा हो या फिर आपको क्लाइंट्स बनाने हो, इनकी क्लाइंट्स के साथ अच्छी हो, मतलब इनका सोशल नेटवर्क अच्छा हो बेसिकली। तो मान लीजिए आपने इनको अपने फॉर्म में एज ए स्लीपिंग पार्टनर बना लिया, या फिर पार्टनरशिप में अगर हम मेंबर्स की जब हम बात करते हैं कि काम करने की बात होती है कि एक पार्टनर इतनी ही अगर हम CA फर्म्स की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उनका एक लिमिट होती है कि एक जो CA है वो इतनी स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है, लेकिन अगर 2 पार्टनर हैं तो वो CA फर्म दोनों का अलग अलग स्टैट्यूटरी ऑडिट इतना मिला के कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स होते हैं इन पार्टनर से जिनकी वजह से हम इनको अपनी पार्टनरशिप में पार्टनर बनाते हैं, इंक्लूड करते हैं। कोई एक्टिव पार्ट नहीं होता है इनका और ना इनका जो नेम है वो पब्लिक में डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट पार्टनर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं साइलेंट पार्टनर की, ठीक है। ये इनसे थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। इनका मैनेजमेंट में थोड़ा इंक्लूड होते हैं, ये मैनेजमेंट में इनकी थोड़ी वॉइस होती है। अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो आपके स्लीपिंग पार्टनर है वो उसमें पार्ट ले सकते हैं, लेकिन जब आप साइलेंट पार्टनर की बात करते हो तो उनका मैनेजमेंट में कोई इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है।
अगर मैनेजमेंट में कोई मान लो आपका कोई डिसीजन लेना हो तो इनका कोई वॉइस नहीं होता मैनेजमेंट में बेसिकली, बट ये एक्टिव पार्ट ले सकते हैं रिलेटेड टू, मतलब कोई भी काम चल रहा है जैसे बिजनेस से रिलेटेड है तो वो एक्टिवली उसमें पार्ट ले सकते हैं, ये एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, अब पार्टनर्स इन प्रॉफिट, इनका भी मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता है, कोई वॉइस नहीं होती है, प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने के लिए इनको इंक्लूड किया जाता है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आपके सब पार्टनर है। सब पार्टनर्स वो होते हैं, मान लो आपका जो पार्टनर है उसने अपना जो वर्क है किसी और पार्टनर को ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो थर्ड पर्सन है उसको सब पार्टनर की तरह माना जाता है। और जो आपका नेक्स्ट पार्टनर होता है वो आपके सेक्शन 28 में दिया गया, वो जो पार्टनर होते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय स्टॉपल का क्या मतलब होता है, मान लीजिए एक पर्सन है ए, उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के सामने ये प्रेडिक्ट किया, ये जताने की कोशिश की कि मैं XYZ फर्म का पार्टनर हूँ। ठीक है, आप ऐसा कोई कंडक्ट कर रहे हो जिससे थर्ड पार्टी ये बिलीव करने लग जाती है कि आप उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो और फिर वो आपके साथ कोई बिजनेस करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। जब आप अपने कंडक्ट से किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए और वो जो थर्ड पार्टी है वो गुड फेथ में कोई काम कर रही है आपके साथ, तो आप अपने एक्ट से स्टॉप्ड हो जाते हो, बाउंड हो जाते हो। जब आपने ऐसा किया, आपने दिखाया कि आप पार्टनर हो, तो आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते हो और आप उस थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर हो और आप उसके जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए लायबल रहोगे। तो ये जो आपके पार्टनर होते हैं वो पार्टनर बाय स्टॉपल होते हैं। तो जब हमने फॉर्मेशन की बात की तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है तो कितने ड्यूरेशन के लिए हो सकती है, अगर ड्यूरेशन के लिए है तो उसे क्या कहते हैं, अगर फिक्स ड्यूरेशन के लिए नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, और पार्टनर्स कितने काइंड्स के हो सकते हैं। जो पार्टनरशिप फॉर्म में हम पार्टनर बनाते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, तो वो कितने टाइप के हो सकते हैं। अब बात आती है आपकी रजिस्ट्रेशन की कि आपकी फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है रजिस्ट्रेशन, फर्म के रजिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो आपका जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, ऑप्शनल होता है। दो चीज़ें हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया। ठीक है, अब जब रजिस्ट्रेशन का आप कॉन्सेप्ट लेके आए तो आपने इसको मैंडेटरी क्यों नहीं किया, ये ऑप्शनल क्यों है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते कि कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, तो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसलिए आया क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो कोई थर्ड पार्टी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा काम किया जो सही नहीं था, लीगल था, तो थर्ड पार्टी आपको उस काम के लिए, उस मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए या फ्रॉड के लिए कैसे आपको बाउंड कर सकती है। अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म ही नहीं हो, आप लॉ में एक एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है आपकी, तो इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया कि हम फर्म को रजिस्टर कराएंगे ताकि जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके राइट्स का कोई वायलेशन ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आने से पहले पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो बनती थी लेकिन रजिस्टर नहीं होती थी, लेकिन ये जब एक्ट आया उसके बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारा एग्जिस्टेंस में आया था। अब बात आती है कि फिर आप रजिस्ट्रेशन लेके आए, आपने सोचा कि थर्ड पार्टीज़ के राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर आपने उसको कंपलसरी क्यों नहीं किया। कंपलसरी हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया में क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी पार्टनरशिप भी क्रिएट होती हैं। आपने कोई छोटा सा ही वेंचर चलाना है, दो पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, बहुत मिनिमम सी कैपिटल इन्वेस्ट करके काम कर रहे हैं, एसेट्स उनकी कोई ज़्यादा नहीं है, तो बहुत लीगल मैटर्स में इंक्लूड करना उनको बहुत ज़्यादा सही नहीं लगता है, इसलिए हमने इसको ऑप्शनल कर दिया। अगर आपको लगता है कि आपका एरिया ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है जहाँ थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आप चाहते हैं तो करा लीजिए, आप नहीं चाहते तो आप नहीं कराइए।
ठीक है। जब हम बात करते हैं कि फिर आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कराना है तो फिर क्या प्रोसीजर आपका होगा कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कराएंगे। जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर की बात करते हैं तो जो आपकी पार्टनरशिप फर्म्स है उनका रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। एप्लीकेशन फाइल करनी होती है आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ। वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म आपके कहाँ के होने चाहिए, जहाँ आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, जहाँ पे आपकी पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है, जहाँ वो प्लेस है, जहाँ आपका हेड ऑफिस है, मतलब वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार हैं, उनको आप एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करोगे। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रिस्क्राइब फीस के साथ होना चाहिए, और वो जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है आपका वो मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। जो आपके सारे पार्टनर्स हैं वो साइन करेंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रार को वो जो फॉर्म है वो फाइल करोगे, एप्लीकेशन है वो फाइल करोगे फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, आप रजिस्ट्रार को फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। अब बात आती है कि कितने टाइम में आपको अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए बेसिकली। तो जब टाइम ड्यूरेशन की बात होती है तो जो टाइम की बात हम करें तो यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप में लिखा हुआ है क्या, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जितने टाइम आपकी चल रही है आप कभी भी अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर करा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आज फॉर्म करी तो 6 महीने के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराओगे, नहीं, आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में जो है अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ है, मान लीजिए आपने अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराया हुआ है, तो अगर थर्ड पार्टी आपको सू करती है या फिर आप थर्ड पार्टी को सू करना चाहते हो, आप मान लीजिए आप थर्ड पार्टी को सू करना चाहते हो, फिर यहाँ पे कंपलसरी होता है कि आपकी फर्म रजिस्टर होनी चाहिए, तभी आप थर्ड पार्टी को सू कर सकते हो। अगर आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है, आप थर्ड पार्टी को सू करते हो, आप उसके बाद अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आप करवा सकते हो फर्म को रजिस्टर, लेकिन आपका जो राइट टू सू है वो आपको नहीं मिलता है। आपको राइट टू सू तभी मिलता है जब आपकी फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है। अब जब पर्टिकुलर्स की बात आती है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है उसके फॉर्म में क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, सेम वही पर्टिकुलर्स होते हैं जो आपने पार्टनरशिप डीड में हमने डिस्कस किए थे। नाम वगैरह होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, डिसोल्यूशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, यही सब होते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो पर्टिकुलर्स में, वो एनी टाइम आप चेंज कर सकते हो, बस आपको नोटिफाई करना होता है आपके रजिस्ट्रार को, ठीक है। अगर आपने कोई फॉल्स पर्टिकुलर्स फाइल किए हैं तो उसके लिए आपको फिर जेल भी हो सकती है, 3 महीने तक की फाइन भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए फॉल्स पर्टिकुलर्स जो हैं आप अपनी पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते टाइम नहीं देंगे। अब बात आती है कि क्यों हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लिया तो ठीक है, अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मेजरली उसके 3 इफ़ेक्ट होते हैं। पहला जो इफ़ेक्ट होता है, जो बेसिकली हम राइट टू सू की बात करते हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है, आप किसी भी सिविल मैटर में, हम यहाँ बात करेंगे किसी भी सिविल मैटर में आपका जो राइट टू सू है वो नहीं रहता है अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म या फिर अगेंस्ट को पार्टनर्स, ठीक है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सू नहीं कर सकते किसी भी सिविल मैटर में पार्टनरशिप फर्म को या फिर अदर पार्टनर्स को। यहाँ मैं बात कर रही हूँ पार्टनरशिप फर्म की और उसके पार्टनर्स की, ठीक है। सेम यही राइट होता है। अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया हुआ है तो आप सू नहीं कर सकते हो थर्ड पार्टीज़ को भी किसी भी सिविल मैटर से रिलेटेड। अगर आपके किसी सिविल राइट का वायलेशन थर्ड पार्टी कर रही है तो आप उसको सू नहीं कर सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप उसको सू नहीं कर सकती अगर वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप नहीं है तो। और अगर पार्टनर्स के अगेंस्ट में करना चाहती है तो वो भी नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर में आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी सू कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। जो थर्ड आपके इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो उसमें बात आती है, हमने यहाँ बात करी कि आप थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। सेम यही होता है कि मान लीजिए
थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कोई केस है या कुछ है, थर्ड पार्टी आपको सू करती है, मान लीजिए थर्ड पार्टी आपको सू करती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट सिर्फ आपके राइट टू सू पे आता है। थर्ड पार्टी स्टिल अगर आप नॉन रजिस्टर्ड फर्म हो तो भी आपको सू कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए आपको थर्ड पार्टी ने सू किया, ठीक है। अब आप चाहते हो, आपको लगता है कि मान लो उसने 10,000 रुपये के लिए आपको सू किया, आपका भी कोई क्रेडिट है जो थर्ड पार्टी के ऊपर है, मान लीजिए 5,000, आप चाहते हो कि आपका जो वो अमाउंट है वो सेट ऑफ हो जाए, ठीक है, आपको 5,000 ही उसको पे करने हो, तो ये वाला राइट भी आपका नहीं रहता है, आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके फैक्ट होते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के। सिविल मैटर से रिलेटेड कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हो और सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हो। अब बात आती है एक्सेप्शन की, वो कौन से केसेस होते हैं जहाँ नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता है। पहला तो वही हमने अभी डिस्कस किया कि थर्ड पार्टीज़ के राइट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। थर्ड पार्टीज़ हैं वो पार्टनरशिप फर्म को सू कर सकती हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड हो। दूसरा, अगर पार्टनर्स डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं आता है, वो अपने राइट्स के लिए सू कर सकते हैं, डिसोल्यूशन के लिए सू कर सकते हैं, नॉन रजिस्ट्रेशन से उनके राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। सेट ऑफ, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे सेट ऑफ की बात कर रहे थे, तो अगर सेट ऑफ का जो आपका अमाउंट है वो एक्सीड नहीं कर रहा है 100 रुपीज़ को, तो उस केस में आप सेट ऑफ भी क्लेम कर सकते हो। तो ये आपका जो हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइट्स एंड रिलेशनशिप पढ़ेंगे पार्टनर्स के रिगार्डिंग देयर पार्टनरशिप फॉर्म एंड ऑल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.